हेलो दोस्तों, जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास की जब हम बात करते हैं यानी कि सतत विकास के जो अन्य नाम हैं, इन्हें हम किन किन नामों से जान सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे, सतत विकास को हम संधारणीय विकास, टिकाऊ विकास, व धारणीय विकास। इन तीन नामों से जानते हैं। जैसे नाम से ये स्पष्ट है, टिकाऊ यानी कि किसी भी वस्तु का या किसी भी संसाधन का प्रयोग इस प्रकार करना जिससे कि वह क्या रहे, भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। अगर हम सीधी सीधी एक परिभाषा इसकी देखें तो वहां पर क्या आती है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि विकास की वह प्रक्रिया। जब हम परिभाषा की इसकी बात कर रहे हैं, सीधे सिंपल एक डेफिनेशन पहले मैं आपको बताऊंगी। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे वह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको बैक में लेके चलूंगी। हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी थी तो वहां पर हमने क्या कहा था कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे, अभी हम यहाँ पर केवल अपने देश के एस्पेक्ट में थोड़ा सा इसको समझाऊंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, जब हमने पंचवर्षीय योजनाओं की बात की थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं पर जब हमने उसके पंचवर्षीय योजनाओं के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले हम बात कर रहे थे आर्थिक समृद्धि की। आर्थिक समृद्धि की हमने बात की थी। फिर इसके बाद हमने कहा था कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि क्या होती है, केवल यहां पर हम क्या कहते हैं कि आय में वृद्धि होना। जब हम केवल एक इसके संकुचित अवधारणा को देखते हुए ये चलता है, जो क्या है आर्थिक समृद्धि है। जब आर्थिक विकास जहां पर आ जाता है, यहाँ पर हमारे क्या है, तो विकास का मतलब क्या हो गया, इसमें हम केवल आय का स्तर ही नहीं देखेंगे बल्कि सामाजिक वो अन्य स्तरों को भी देखा जाता है। यानी कि इसमें हम कहते हैं कि व्यक्ति की आय में ही वृद्धि ना हो बल्कि उसके जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए। जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए हमारी क्या है, जो हमारी हरित क्रांति आई, ठीक है, हरित क्रांति आई तो उसमें इस तरह से फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया कि जो हमारे क्या थे, जो हमारी संपदा थी, भूमि थी, उसकी उर्वरा शक्ति
खत्म होने लगी। तब हमने देखा जो आज के लिए हम वर्तमान में तो उसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं हो रहा है। यानी कि आने वाले 10 से 15 सालों में उस फर्टिलाइजर का रिजल्ट ये रहा कि जो वो भूमि थी वो बंजर हो गई। तो इसको देखते हुए हमारे देश में जो हमारी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य आर्थिक विकास से कहाँ आ जाता है। आर्थिक विकास के बाद मैंने एक टर्म और बताई थी आपको, समावेशी विकास। क्या बताई थी? समावेशी विकास। अब आर्थिक विकास हमने किया एक स्तर पे किया, समावेशी विकास में हमने कहा कि सभी लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे, यानी कि जो तबका इससे छूट गया है। यानी हमने देखा कि ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर कुछ निम्न स्तरीय लोग ऐसे थे जो आर्थिक विकास की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। तो वहां पर हमने समावेशी विकास की बात करी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हम पूरा विकास करें। अब समावेशी विकास में भी हमने इस तरह से यूज किया समावेशी विकास को, कि समावेशी विकास को हमने किस तरह से यूज किया है कि हमारा क्या है, आज तो हम उसका लाभ उठा रहे हैं लेकिन ये भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। तब इसके बाद समावेशी विकास के बाद फाइनल हम आ जाते हैं सतत विकास। किसकी बात करते हैं? सतत विकास, यानी कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें हम प्राकृतिक, भौतिक और सभी सामाजिक जिस भी तरह के संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन ही क्यों ना हो, उनका हम इस प्रकार से प्रयोग करें कि वो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ क्या है, भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गई, एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम क्या आ जाते हैं, जो हमारा एस्पेक्ट है, जो सतत विकास का एस्पेक्ट शुरू कहाँ से हुआ था। ठीक है, अब हम सतत विकास का एस्पेक्ट शुरू करने से पहले एक टर्म मैं आपको बता दूं, 1979 में एक हमारे अर्थशास्त्री हुए थे रेने पासेट। ठीक है, रेने पासेट अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने जो सतत विकास है, सतत विकास का जो अध्ययन को, सतत विकास के अध्ययन को 3 एस्पेक्ट में लिया, यानी कि 3 आयामों की ये बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि सतत विकास के 3 आयामों या 3 क्षेत्रों की बात करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। तो हम इसमें क्या कह देंगे, जो हमारे अर्थशास्त्री थे वो कौन थे, रेने पासेट। इन्होंने 1979 में सबसे पहले ये बताया कि सतत विकास के लिए हमें 3 क्षेत्रों को उसमें शामिल करना जरूरी है। अब वो 3 आयाम कौन कौन से हैं, पहला हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले हमने कहा कि पर्यावरणीय, जो हमारा टॉपिक भी है, हमने उसमें देखा कि सतत विकास एवं पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ जाता है इसमें, पर्यावरणीय। दूसरा हम लेते हैं आर्थिक, और तीसरा हम एस्पेक्ट ले लेते हैं सामाजिक। ठीक, जब हम पर्यावरणीय विकास की बात करते हैं, यानी कि पर्यावरणीय सतत विकास की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पर्यावरणीय सतत विकास में क्या है, ये कह रहा है कि जो पर्यावरणीय, जैसे हमारी क्या है, पर्यावरण ने हमें क्या दिया है, भूमि है, खाने हैं, वन है, नदियां हैं, यानी कि जो भी प्राकृतिक संपदा है जो हमें पर्यावरण में मिलती है, तो हम इनका किस प्रकार से प्रयोग करें, हम इनका प्रयोग इस प्रकार से करें कि ये भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है, यहाँ पर केवल हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। जब हम आर्थिक क्रियाओं में आते हैं, हमने पढ़ा था कि आर्थिक क्रिया, कोई भी आर्थिक क्रिया बिना मानव के संभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारी संपदाएं मौजूद है, लेकिन हम उसका क्या है, भरपूर प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास क्या ना हो, मानव पूंजी ना हो। इससे पहले जब हमने मानव पूंजी में डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि जो मानव पूंजी है वह भौतिक पूंजी से हमेशा क्या रहती है, ऊपर रहती है, क्योंकि भौतिक पूंजी का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब हमारे पास अच्छी मानव पूंजी हो, यानी कि योग्य और शिक्षित जनसंख्या हो। ठीक है, जब हम आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आती है आर्थिक क्रियाएं। जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह किसके टर्म से शुरू होती हैं, ये हमारे मानवीय क्रिया, एक तरह से मानव के बिना संभव न होने वाली क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये आर्थिक, जब हम क्या लेते हैं, आर्थिक संघटक कह लो या फिर आर्थिक सतत विकास की बात करते हैं, तो मानवीय क्रियाओं में भी आ जाता है। यानी कि मानवीय क्रियाएं इस प्रकार से हो कि जो मानव के अंतः क्रिया के फलस्वरूप, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं आर्थिक को क्लियर कर देती हूं, यानी कि भौतिक
पूंजी के साथ मानवीय अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी हम क्या करते हैं, आर्थिक उन्नति करते हैं। आर्थिक उन्नति का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आर्थिक उन्नति से मतलब है जो भी हम आय अर्जित करते हैं, ठीक है, जो भी हमारी आय अर्जित करने का तरीका होगा वह कैसा होना चाहिए कि मानवीय पूंजी का भी नुकसान ना हो। यानी कि हमने क्या किया कि किसी व्यक्ति से हमने एक ही दिन में बहुत सारा काम करा लिया और भविष्य में वो काम करने योग्य नहीं है, तो वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ उसको क्या करना है, जो हमारी मानवीय पूंजी है उसे भी संरक्षित करके रखना है। ठीक हो गया, ये तो हमारे क्या हो गए आर्थिक। अब एक एस्पेक्ट हमारा और आ जाता है जिसे हम कहते हैं सामाजिक। ठीक है, 3 आयाम मैंने बताए, पर्यावरण, आर्थिक और आगे हम डिटेलिंग में करेंगे क्या है, सामाजिक। जब हम सामाजिक संगठकों की बात करते हैं तो समाज में जो व्यक्ति हैं तो क्या है, सामाजिक हमारे हर व्यक्ति का कुछ दायित्व होते हैं। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए वो पूंजी का प्रयोग करता है, दायित्व पूंजी, साथ ही साथ हमारे क्या हो गए सामाजिक क्रियाएं, सहयोग, ठीक है, सहयोग और सामुदायिक विकास या सामुदायिक क्रियाएं हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, जब सामाजिक बात कर रहे हैं तो वो दायित्व, हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व है। कैसा दायित्व है, उसे अपने दायित्वों का वहन कैसे करना है कि वह वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का भी ध्यान दे। पूंजी को भी इस प्रकार से ही खर्च करना है, सामाजिक क्रियाएं भी इस तरह से होनी चाहिए कि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए, यानी कि समाज में एक सौहार्द का भाव उत्पन्न होना चाहिए। अब हम जब अपने मेन टॉपिक में आते हैं तो मेनली जब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्या है, रेने पासेट ने इसको एक्सप्लेन किया, इससे आगे जब हम सतत विकास की ओर बढ़ जाते हैं तो सतत विकास में इन्होंने क्या किया, तीनों ही आयामों को एक सतत विकास के साथ एक साथ ले लिया। यानी कि इन्होंने कहा कि आगे कि सतत विकास वह प्रक्रिया है, यानी कि सतत विकास एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी क्या रखना है, प्राकृतिक, भौतिक व मानवीय संपदा को सुरक्षित रखना है। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया सतत विकास की डेफिनेशन। अब हम इसको अंतर्राष्ट्रीय एस्पेक्ट में जब देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय एस्पेक्ट में सबसे पहले इसमें हम कहेंगे सतत विकास का इतिहास। एक तरह से सतत विकास की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, इसको हम सतत विकास का इतिहास करके एक टॉपिक यहाँ पर ले लेते हैं। जो सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो जो हमारा क्या है सतत विकास टॉपिक है, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ही दर्शाते हैं। ठीक, इसमें सर्वप्रथम 1987 में पर्यावरण व विकास, ठीक है, पर्यावरण को साथ लेके विकास करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग का गठन किया। इसने ही सर्वप्रथम क्या किया, धारणीय विकास की परिभाषा दी, धारणीय विकास की परिभाषा दी। यानी कि सतत विकास का जो टर्म शुरू होती है वो कहाँ से, 1990 से शुरू होती है। सबसे पहले 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील का एक बहुत बड़ा शहर है, वहां
आयोजित किया गया पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, जो हमारे विकास हैं, विकास के लिए आगे जो आने वाला क्या है हमारा मिलेनियम, यानी कि जो 2000 से यानी कि 21वीं शताब्दी में हम जब कदम रखेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर हम इसी तरह से विकास करते रहे, आर्थिक विकास की ओर ध्यान देते रहे, तो हमारी क्या होगी, जो प्राकृतिक और भौतिक संपदाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो उनका रियो सम्मेलन में इसमें एक एजेंडा रखा गया जिसे कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 यानी कि इसमें 21 का मतलब क्या हो गया, जो 21वीं शताब्दी की बात की गई। किसकी बात की गई? 21वीं शताब्दी। इक्कीसवीं शताब्दी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। 21वीं शताब्दी में इन्होंने कहा, इन्होंने जो रखा एक MDGs रखे गए। MDGs क्या थे? इसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए, ठीक है, जिसे MDGs के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेंगे तो हमें क्या है, कुछ लक्ष्य निर्धारित करने थे। इसमें इन्होंने 8 गोल रखे थे और इसके 18 टारगेट थे, ठीक। ये कब हुआ था? यानी कि 90s के टाइम पर ही हुआ था। यानी कि जब 2000 में हम एंट्री करेंगे तो उस समय पर हम क्या करें, अपनी विकास की प्रक्रिया को इस तरह से निर्धारित करें कि वो भविष्य के लिए सुरक्षित रहे। इसके बाद ये तो हमारा क्या हो गया, पृथ्वी सम्मेलन, इसको 1 के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है रियो 5। ठीक है, इसके बाद आता है एक रियो +5। +5 का मतलब क्या है, यहां पर पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद, यानी कि 5 वर्ष के बाद 1997 में, 1992 में एक सम्मेलन हुआ, उसके बाद 1997 में दोबारा से क्या किया गया, जो MDGs निर्धारित हुए थे, MDGs की समीक्षा हेतु कि हमने इसमें से कितने गोल्स को प्राप्त किया है, कितने गोल्स को हमने क्या कर लिया है, ले लिया है, इसकी समीक्षा हेतु न्यूयॉर्क में सम्मेलन किया गया, ठीक है, न्यूयॉर्क में सम्मेलन किया गया, ठीक है, जिसे रियो 5 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद रियो +10 आ जाता है, ठीक है। रियो +10 में हमारा क्या है, रियो +10 1992 के बाद हमारा क्या हो गया, 2002 में पुनः समीक्षा हेतु, हम कहेंगे उन्हीं उद्देश्यों की पुनः समीक्षा हेतु, ठीक है, पुनः समीक्षा हेतु जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, जिसे किसके नाम से जानते हैं, रियो 10। यानी कि रियो 5 का मतलब हुआ 5 साल के बाद समीक्षा होगी, इसके बाद रियो 10 का मतलब हुआ 10 साल के बाद समीक्षा होगी। अब जो एक चीज इसमें है, जो हमारे ये क्या है, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है ना, जो MDGs मैंने बताया आपको, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये कब तक के लिए निर्धारित किए गए थे, इसका जो निर्धारण हुआ था 2015 तक के लिए निर्धारण हुआ था कि 15 तक इनको प्राप्त करना है, इसलिए इसकी समीक्षा की गई, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या है, 5 साल के बाद हुई, 10 साल के बाद हुई, फिर 20 साल के बाद पुनः एक बैठक होती है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, रियो +20 के नाम से जानते हैं, जो कब हुई, 2012 में एक बैठक होती है, दोबारा से कहाँ, रियो डी जेनेरियो शहर में
ठीक है, रियो डी जेनेरियो शहर में, कि कितने गोल प्राप्त कर लिए गए हैं और कितने नहीं किए गए हैं, इन सब में को आगे ध्यान में देने हेतु। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारा क्या होता है 15 तक हमने उन गोलों को क्या करना था, गोल्स को प्राप्त करना था, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, रियो 20 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है कहाँ, ब्राजील में। ठीक, इसके बाद अभी जो हमारे हम कहेंगे कि करंट में जो चल रहे हैं, करंट में हमारे क्या है 2015 तक के लिए वह थे, 2016 से 2015 तक के लिए कौन से थे, MDGs थे। ठीक, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब 2016 से 2030 तक का एक टारगेट रखा गया, जहां पर हमारे SDGs बनाए गए। SDGs यहां पर हमारे क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDGs बनाए गए, जिसको हमने कब तक, 2016 से 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें हमारे क्या है, इसके अंतर्गत हमारे 17 जो है मुख्य लक्ष्य हैं, मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं, और उसके अंतर्गत 169 हमारे उप लक्ष्य रखे गए हैं, यानी कि जो छोटे छोटे उद्देश्य रखे गए हैं। ठीक है, अब इनको मैं थोड़ा करंट की बात है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे 17 लक्ष्य हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि किस किस क्षेत्र में विकास की ये बात कर रहे हैं, कि किस तरह से क्या होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या आ जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा क्या है, 2030 है। कहाँ से, 2016 टू 2030 17 ऐसे विकास के लक्ष्य रखे गए हैं, जिसे SDGs के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे MDGs और SDGs क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसे क्लियर होना चाहिए सतत विकास से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जब हम कह रहे हैं SDGs की बात कर रहे हैं, तो SDGs क्या हो गए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला गोल क्या है, अब हम क्या कहते हैं, इसमें जो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो क्या प्रयोग किया गया है, इन्होंने कहा है कि शून्य गरीबी। इसके लिए क्या कहते हैं, अगर आपको याद करना है कि शून्य गरीबी से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, शून्य गरीबी से आप इसको याद करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्त कर दिया जाए, चाहे वो गरीबी कैसी हो, शहरी क्षेत्रों में गरीबी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हो, हमारी क्या है, किसी भी तरह की जो बेरोजगारी, हमारी जो बेरोजगारी के थ्रू क्या होती है, गरीबी होती है, उसको क्या कर दिया जाए, पूरे विश्व से क्या करना है, गरीबी के सभी रूपों को 2030 तक समाप्त कर देना है। इसे हम क्या कहते हैं कि शून्य गरीबी करके आप इसको याद कर सकते हो। सेकंड हमारा क्या आता है, दूसरा भूख की समाप्ति। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि शून्य भूखमरी, क्या कहा इसको, शून्य भूखमरी। शून्य भूखमरी यानी कि भूख की समाप्ति हो जानी चाहिए। कोई भी विश्व में, कोई भी देश, कोई भी शहर ऐसा ना रहे, या कोई भी ग्राम ऐसा ना रहे जहाँ क्या हो, भूखमरी व्याप्त हो, यानी कि जहाँ भूख की समस्या हो, यानी कि खाद्य पदार्थों का अभाव हो। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा नियम बनाए जाने चाहिए, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। देखो, भूखमरी की समस्या, जो हमारा सतत विकास अगर ना हो, केवल आर्थिक विकास की, और अगर हम ध्यान देते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजर का प्रयोग करते रहते हैं, तो आने वाले 20-25 साल में वो जगह क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो बंजर हो जाएगी, तो बंजर होने के फलस्वरूप क्या होगा, खाद्य उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो जिससे भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, भूख की समाप्ति। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सभी आयु में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि यहां पर क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य व स्वस्थ
जीवन की बात कर रहे हैं, यानी कि सभी के पास क्या होना चाहिए, जो हमारे सभी आयु के लोगों का स्वास्थ्य की सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, साथ ही स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट अब हमारा क्या आ जाता है, जो चौथा इसका गोल है वो क्या है, समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। यानी कि अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा करके आप इसको याद कर लीजिए। यानी कि सभी को क्या होना चाहिए, एक न्याय संगत और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सभी के पास सुनिश्चित करने के लिए उनको सभी को क्या है, सीखने के अवसर देना क्या हमारा गोल आ जाता है। समावेशी में, समावेशी शब्द मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि समावेशी सबको लेकर जो चलेगा, यानी कि कोई भी तबका उससे छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, लैंगिक समानता। लैंगिक समानता यानी कि हम देखते हैं कि पूरे विश्व में आज भी महिलाओं व लड़कियों की स्थिति क्या है, बहुत अच्छी नहीं है। तो ये कहते हैं कि समानता की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, लैंगिक समानता शब्द से आप याद कर सकते हो कि लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ठीक है, उनको एक सशक्त जीवन देना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, सभी के लिए क्या है, स्वच्छता और पानी का प्रबंधन। जैसे हमने देखा है कि जो पेयजल की व्यवस्था है वो किसके थ्रू देखी जाती है, सरकार के द्वारा देखी जाती है। लगभग सभी विभागों का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, इवन बिजली विभाग का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, लेकिन जो पेयजल व्यवस्था है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। उसे कम कीमतों पर सभी को उपलब्ध कराना क्या है, सरकार का मुख्य गोल है। क्यों, क्योंकि ये एजेंडा 2030 में भी शामिल है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी इसको क्या दिया गया है, विशेष महत्व दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी कि सभी के लिए बिजली या ऊर्जा की व्यवस्था सभी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है सभी के लिए निरंतर, समावेशी, सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। यानी कि जो भी ऐसे बेहतर कार्य लोगों द्वारा किए जाएंगे उसको सरकार क्या देगी, बढ़ावा देगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी, सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा। उत्पादन के क्षेत्र में भी इसको देखना है, उद्योगों के क्षेत्र में भी इसको देखना है। नेक्स्ट हमारे जो गोल आते हैं, जो हमारे क्या है, देशों के बीच यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो असमानता है उसको दूर करना, यानी कि असमानता को समाप्त करना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना। नेक्स्ट है स्थायी खपत, उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, यानी कि इस तरह से उत्पादन करना कि जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का उसको पहले स्थायी खपत को प्रायोरिटी देना है, यानी कि अपने स्थानीय क्षेत्र में उस उत्पादन का लाभ पहले मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्या है, जो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यानी कि जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, जो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं इस तरह की आ जाती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, तो उनसे निपटने के लिए भी क्या है, तत्काल कार्रवाई के ऊपर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है हमारा स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। जैसे हमारे जो समुद्री और महासागरीय जो संसाधन हैं उनको, वो क्या होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत होते हैं, तो उनके संरक्षण और उनके उपयोग के लिए भी सभी देशों को, विश्व के सभी देशों को मिलकर क्या करना है, कार्य करना है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले। सतत उपयोग का मतलब वही इस तरह का उपयोग कि जो भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणाली, यानी कि स्थलीय, पहले हमने क्या कहा, स्थल, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्थल की बात कर रहे हैं। स्थल में हमारे क्या आ जाएंगे, जंगल, भूमि क्षरण, जैव विविधता, इन सबको जो इस तरह के जो भी नुकसान हो रहे हैं उनको रोकना, यानी कि रोकने का प्रयास करना। जैसे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, वो सब इस एजेंडा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी व जवाबदेहपूर्ण
बनाना है, यानी कि जो हमारे क्या है विकास के लिए, सतत विकास के लिए जो भी संस्थाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही हैं, उन संस्थाओं को इस तरह से कार्य करना चाहिए जिससे कि वो अपने कार्य के लिए जवाबदेह हों, और साथ ही साथ अगर वो कुछ इस तरह का कार्य करते हैं जिससे किसी को नुकसान होता है तो उनके लिए न्याय भी सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, न्याय की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी, यानी कि विश्व के सभी देश, विश्व के सभी देश पुनः मिलकर इस तरह से काम करें कि वो अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बना सकें। ठीक है, ये हमारा क्या था, एजेंडा 2030 था। जो हमारे क्या है सतत विकास की एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है। कहाँ से सतत विकास की हम शुरुआत करते हैं, 1990 से शुरुआत करते हैं, जब हमने कहा सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो निर्धारित किए गए, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने, एक टर्म इसमें आ जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, राष्ट्र संघ ने 2000 से जो हमारे MDGs थे, ठीक है, उनको मान्यता दी। लेकिन जो इनके ऊपर हमारा क्या था, रिपोर्ट तैयार की गई। जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो कहाँ से, 1990 से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कह रहे हैं धारणीय विकास की बात हमने जो शुरुआत की थी वो कहाँ पर की थी, धारणीय विकास की जो शुरुआत करी थी वो 1987 से शुरुआत करी थी। ठीक है, और 92 में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो कहाँ पर करी गई है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो 1990 से आगे हमारे 2000 के आगे मिलेनियम तक तैयार की गई है। ठीक, इसके बाद हमारे क्या है, अब हम कहते हैं कि MDGs कहाँ से काम करते हैं। जो MDGs का काम करने का टाइम है उनका हम क्या कहेंगे, 1990 से इनकी समीक्षा की गई, कहाँ तक की गई, 2015 तक इनकी मुख्यतः समीक्षा की गई। जब हम SDGs की बात करते हैं, यानी कि SDGs की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2016 से 2030 तक का इसका लक्ष्य है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में हम देख लेते हैं। जो हमारे क्या है MDGs हैं, एक क्या हो गया हमारे पास, MDGs हो गए, एक हो गए SDGs हो गए। ठीक है, MDGs के अंतर्गत हमारे क्या हैं, मैंने कहा कि 8 जो हमारे गोल हैं और 18 टारगेट हैं। अगर इस तरह का कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं चाहती हूँ कि कहीं पर आपकी कोई चीज़ मिस ना हो। और SDGs में हमारे कितने हैं, 17 गोल निर्धारित किए गए हैं और इसमें 169 टारगेट हैं। ठीक है, इसमें 169 टारगेट हैं। अब जो गोल है था तो वही सतत विकास की ही बात कर रहे हैं, वो धारणीय विकास की ही बात कर रहे हैं, पर इन जो हमारे MDGs में गोल निर्धारित किए गए हैं उन्हें और ज़्यादा ब्रॉड करके यहाँ पर SDGs में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।